हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। और भी लोग जो भी वीडियो देखना चाहते हैं, जिनको बायो समझने का मन है, वो बिल्कुल ये देख सकते हैं। तो लास्ट टर्न पे हम लोग रिस्पायरेशन इन प्लांट्स कर रहे थे, उसको आज कंटिन्यू करेंगे, जिसका नेक्स्ट टॉपिक ग्लाइकोलिसिस है। तो कंटिन्यू करने से पहले ग्लाइकोलिसिस से एक बात रिमाइंड करा दें तो ये कि हमने तो भाई मेहनत कर रहे हैं, हम आपको एक दिन में एक टॉपिक ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं हमको नहीं पता चल रहा है। इसलिए क्योंकि आप लोग कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कि आपको कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा एक टू वे रिलेशनशिप होती है तो अच्छा लगता है, एक इंटरेक्शन चलता रहता है कि मैम ये चीज़ अच्छे से नहीं समझ आई, आप इसको रिपीट कर दो, या आप कॉपी पेंसिल से करो, या जो भी आपका मन हो, मतलब कुछ भी कमेंट आप लोग नहीं करें। सेकेंडली, लास्ट टू टर्न्स पे हमने वीडियोस जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बनाए थे, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा जब आपके सामने एनसीईआरटी इस तरीके से चलेगी लाइन बाय लाइन। लेकिन उस पर कम व्यूज़ आने का मतलब शायद हमने यही अज्यूम किया है कि आपको फेस टू फेस इंटरेक्शन ज़्यादा समझ आता है ज़्यादातर लोगों को, जिससे आपको समझ में आए कि टीचर आपके सामने बैठा है और आपको ऐसा लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं उस टीचर से। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे भी, और ऐसे भी आपका ही भला हम चाहते थे, तो इसलिए हमने ऐसे किया। तो यही सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको कमेंट से पता चलेंगी, तो अच्छा लगेगा कि आप ऐसे पढ़ाइए, वैसे पढ़ाइए, जो भी है। चलिए, हम वेट करेंगे, आप लोग ज़रूर करिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग ग्लाइकोलिसिस पे आते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेटेड है। ग्लाइकोस का मतलब होता है शुगर और लिसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। तो शुगर को तोड़ना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। 10 स्टेप प्रोसेस है। ईच एंड एवरी स्टेप इज कैटलाइज बाय डिफरेंट एंजाइम। हर एक स्टेप अलग अलग एंजाइम से कैटलाइज होता है। जो ये पूरी ग्लाइकोलिसिस है, इसको किसने दिया था? एमडेन, ऑटो मायरहॉफ एंड जे पार्नस। इसीलिए इसको ईएमपी पाथवे कहते हैं, एमडेन मायरहॉफ पाथवे। एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में ये सिर्फ एक ऐसी प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस है, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, और हम लोगों में भी सेल के साइटोप्लाज्म में ही होती है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज जो होता है पार्शियल ऑक्सीडेशन अंडरगो करता है, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं। प्लांट्स में ये ग्लूकोज जो होता है बेसिकली डिराइव होता है सुक्रोज से, जो उसका एंड प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का भी, और स्टोरेज फॉर्म भी है। और सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड का मतलब क्या हुआ? वो 2 मोनोसैकेराइड से बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और दोनों ही एंटर कर जाते हैं ग्लाइकोलिसिस में ब्रेक डाउन होने के लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस की भी शुरुआत की है। हर एक स्टेप हम आपको बुक में दिखाएंगे अपनी, और कौन सी एंजाइम कैटलाइज करती है वो भी बताएंगे। तो अगर आपके पास अपनी बुक है तो आप खोल के बैठिए, अदरवाइज आप मेरे डायग्राम में देख सकते हैं। तो देखो क्या हो रहा है कि ग्लूकोज जो है 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और उस 6 कार्बन में छठे कार्बन पे एटीपी आके अपना एक फॉस्फेट ग्रुप देता है। देने का मतलब हुआ यहाँ फॉस्फोराइलेशन होता है। तो एटीपी ने जब अपना एक फॉस्फेट ग्रुप दिया, तो ग्लूकोज के छठे कार्बन पे वो ऐड हो गया, और इसने दे दिया तो ये ट्राइफॉस्फेट था, अब ये क्या बन गया? डाइफॉस्फेट बन गया। तो और खुद ग्लूकोज क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। यहाँ पे एंजाइम क्यों है? हेक्सोकाइनेज। हर एंजाइम का नाम होता है इंपॉर्टेंट, क्यों? और उससे उसके रिएक्शन को जो कैटलाइज करता है उसके हिसाब से उसका नाम होता है। हेक्सोज क्यों? क्योंकि ये हेक्सोज से डील कर रहा है, ग्लूकोज से। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट दोनों ही हेक्सोज है, मतलब 6 कार्बन की शुगर है। काइनेज का मतलब क्या हुआ? कि इसमें यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है। कोई काइनेज जो एंजाइम होती है वो हमेशा फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवाती है। दूसरे स्टेप में देखो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बना था वो कन्वर्ट हो गया अपने आइसोमर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। सब कुछ सेम है, बस ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है आइसोमर्स है। और यहाँ पे इसीलिए एंजाइम है फॉस्फो हेक्सोज आइसोमरेज। फॉस्फो क्यों? क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। हेक्सोज क्यों? क्योंकि 6 कार्बन है। और आइसोमरेज क्यों? क्योंकि आइसोमर्स है दोनों। क्लियर हुआ आपको? अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो कि फिर से 6 कार्बन का शुगर है, वो कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। 1,6 बिस फॉस्फेट का मतलब हुआ फर्स्ट कार्बन पे भी और 6th कार्बन पे भी, दोनों ही पे ही फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच होंगे। तो ये एटीपी से एडीपी फिर से यूज हुआ, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे ऑलरेडी 6th पे अटैच है, फर्स्ट पे अटैच करना है, तो फिर से एक एटीपी खर्च हुआ। यहाँ पर देखो खर्च हो रहा है, यहाँ पर भी खर्च हुआ, यहाँ पर भी खर्च हुआ। यहाँ पे एंजाइम क्या बनी? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। फॉस्फो तो है ही है, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप से डील हो रहा है। फ्रक्टो क्योंकि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है। और काइनेज क्योंकि यहाँ पे फिर से एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप दिया जा रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे। ये दोनों स्टेप्स, यानी फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप, यहाँ पे क्या हो रहा है? एटीपी खर्च हो रही है। ठीक है। उसके बाद देखो अगले स्टेप में फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो बना था, वो एल्डोलेज एक एंजाइम है,
उसको कन्वर्ट करती है ट्रायोस फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये क्या है? ट्रायोस फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है, एक तरीके से ये जो सब्सटेंस है या मॉलिक्यूल है, ये तुरंत जो है अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है और वो है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये दोनों 3-3 कार्बन के हैं। जो 6 कार्बन का था वो 3 कार्बन में स्प्लिट हो गया, 3 कार्बन। अब इसीलिए यहाँ से फिर 2 मॉलिक्यूल्स की शुरुआत होती है। अभी तो सब एक ही एक मॉलिक्यूल चल रहा था यहाँ तक। यहाँ पे एक 3 कार्बन का ये हुआ और एक 3 कार्बन का ये बना, तो ये आके फिर इसमें भी कन्वर्ट हो जाता है। तो रिवर्सिबल का साइन लगा है तो ये आके इसमें कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद इस तरीके से 2-2 मॉलिक्यूल्स आगे चलेंगे, 2 × 2 इसीलिए दिखा रहा है। तो अब अगले स्टेप में क्या हुआ? यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन हुआ। डिहाइड्रोजनेशन में हमेशा हाइड्रोजन रिलीज होता है और उसको कौन एक्सेप्ट करता है? कोई भी इलेक्ट्रॉन कैरियर। इस केस में NAD इलेक्ट्रॉन कैरियर है और उसने एक्सेप्ट करके क्या बनाया? NADH+H+। अब ये अपना रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट बन गया, या आगे हम लोग देखेंगे कि वो कहाँ चला गया, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला गया अपने हाइड्रोजन को और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, जिससे और एनर्जी मिलेगी। अभी हमको वहाँ नहीं जाना है, अभी हमको यहीं रहना है, तो हम लोग इसी को देखेंगे आगे। अब क्या हुआ? 2 मॉलिक्यूल्स बन गए थे ट्रायोस बिसफॉस्फेट के मतलब यहाँ पे ये जो ट्रायोस फॉस्फेट बना था, मतलब कौन सा था? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बना? अब बना 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। पहले 3 पे फॉस्फेट था, अभी 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है और यहाँ पे जो है NAD से NADH+H+ बन रहा है डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन में। तो यहाँ पे जो एंजाइम होगी वो क्या है? ग्लिसरल डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। हमेशा जब NAD से NADH बनता है तो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज होती है। तो यहाँ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज होगी, याद है तो लिख लो। उसके बाद 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट जो है वो 3 कार्बन का, पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसके। अभी समझ में आ गया आपको कि 2 मॉलिक्यूल्स कहाँ से आए? ये 3 कार्बन वाला अब यहाँ पे क्या करेगा? ये ADP के साथ इंटरैक्शन करेगा और क्या बना लेगा? ATP। यहाँ पर ATP बना। एंजाइम कौन सी है? देखो जो बन रहा है, मतलब जो खर्च हो रहा है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, क्योंकि फिर से जो है फॉस्फेट ग्रुप का आदान प्रदान हुआ। आदान प्रदान कैसे हो? क्योंकि इसने अपना जो फॉस्फेट जो फर्स्ट वाले पे अटैच था, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट पे भी अटैच है और थर्ड पे भी अटैच है। तो दोनों पे ही अटैच है फॉस्फेट ग्रुप, जिसमें से उसने फर्स्ट वाले पर से हटा दिया और ADP को दे दिया, जिसने ATP बनाया। और अभी वो क्या बन गया? वो बन गया 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अब बनेगा 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पे एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स है। 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो है कन्वर्ट होगा 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। यहाँ पे एंजाइम है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट काइनेज और इसके पहले वाले स्टेप में एंजाइम थी इनोलेज, जिसमें कि वाटर निकला है। तो इस तरीके से आपको पूरी ग्लाइकोलाइसिस समझ में आ गई होगी। यहाँ पे देखो 2 स्टेप यहाँ पे ATP खर्च हो रहे हैं, 2 स्टेप जहाँ पर ATP बन रहा है। एक यहाँ पे ATP बना, एक यहाँ पे ATP बना। कैसे बना? लास्ट स्टेप में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से एक फॉस्फेट ग्रुप ADP को दिया तो ये बन गया पायरुविक एसिड। समझ आया? तो यहाँ पे 2 स्टेप में, यानी इस स्टेप में और इस स्टेप में, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे एक तरह से फॉस्फोराइलेशन हो रहा है और फॉस्फोराइलेशन का मतलब ये होता है, तो फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि फॉस्फेट ग्रुप जो है ऐड हुआ। तो यहाँ पे हम क्या बताते? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि जब सबस्ट्रेट अपना फॉस्फेट ग्रुप ADP को देता है, यानी डाइफॉस्फेट को देता है, तब ATP बनती है। तो ये हम कर क्यों रहे हैं इतना नाटक? इतना नाटक हम 2 वजह से कर रहे हैं। मतलब हम नहीं, ये इवोल्यूशन ने क्रिएट किया। पहला नाटक इसलिए हो रहा है कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो पायरुविक एसिड में और अल्टीमेटली कितनी एनर्जी रिलीज हो? 2 ATP रिलीज हो। क्यों? क्योंकि 4 आपने देखा खर्च हुआ और 2 बना। 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP खर्च हुआ, 2 बना, तो नेट ATP कितनी जनरेट हुई? 2 मॉलिक्यूल्स। तो इस प्रोसेस में 2 ATP बनती है। और दूसरा नाटक क्यों है? दूसरा नाटक इवोल्यूशन ने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो NADH स्टेप में बना है ट्रायोस फॉस्फेट में, यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में जो 2 NADH बन रहे हैं,
वो NADH आप आगे देखेंगे कि वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके अपना इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है एरोबिक रिस्पायरेशन में। ये वाला रिस्पायरेशन तो प्लांट्स में आकर के या बैक्टीरिया वगैरह में आके, मतलब स्पेशली जो जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं, छोटे ऑर्गेनिजम्स, उसमें यहीं पे खत्म हो जाता है एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन आगे एरोबिक रिस्पायरेशन यूकेरियोट्स में चलता है, प्लांट्स में भी चलता है, जहाँ ऑक्सीजन की मदद से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये काम आता है। तो ये कोई भी चीज़ फालतू नहीं है नेचर के हिसाब से। इवोल्यूशन ने बहुत सोच समझ के एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बढ़ाई हैं, घटाई हैं। जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो बढ़ती गई, जो बगैर ज़रूरत की चीज़ें थी वो हटती गई। तो देखो कितना मतलब खासियत है कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड में, 2 मॉलिक्यूल्स बन रहा है। और इसमें फाइनली क्या हुआ, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ATP। और आप ये सोचो कि जितने भी एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनका काम सिर्फ वो 2 ATP से चलता है। हमारे लिए 2 ATP कुछ नहीं होती है, हमको 40 ATP 38 ATP ऑलमोस्ट चाहिए काम करने के लिए। वो अभी आगे देखेंगे कहाँ से इतनी सारी ATPs आती हैं। लेकिन छोटे ऑर्गेनिजम्स का काम सिर्फ 2 ATP में चल जाता है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर ग्लाइकोलिसिस होती है। ठीक है। तो यही सारा कुछ आपके पैसेज में लिखा हुआ है कि ग्लूकोज, ये सारे स्टेप्स बताए हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी स्टेप आपको सब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से स्टेप्स बताए गए हैं ग्लाइकोलिसिस के, इसमें बताया है, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम पढ़ दे रहे हैं, वो समझा दे रहे हैं कि ATP 2 स्टेप में यूटिलाइज हो रही है, यूज हो रही है। फिर से समझ लो, पहला कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा था जो हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में, और दूसरा जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन रहा था। ये तो एकदम शुरुआती स्टेप से दोनों, वहीं पे ATP खर्च हो रही है। और इसके बाद जो है ATP बन कहाँ रही है, वो भी 2 स्टेप से बन रही है। एक तो बन रहा था 2 फॉस्फोग्लिसरेट से, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लिसरेट में ATP नहीं बनी थी, इसके पहले वाले स्टेप में बनी थी, यानी 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में एक ATP बनी, और 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड में बनी। यहां पर 2 स्टेप में ATP बन रही है। तो अब ये पूछ रहा है, कैन यू देन कैलकुलेट हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड इन दिस पाथवे। आपको पता है 2 ATP बन रही है। पायरुविक एसिड जो है अब क्या है, ये की प्रोडक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लाइकोलिसिस नंबर 1 क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस के सबस्ट्रेट क्या है? तो कौन सा सबस्ट्रेट आपने देखा? ग्लूकोज है उसका सबस्ट्रेट। उसके प्रोडक्ट क्या है? उसके प्रोडक्ट क्या है? पायरुविक एसिड और ATP। ये मतलब पेट क्वेश्चन है नीट का, आपके स्कूल का। व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट? अब सवाल ये उठता है कि पायरुविक एसिड का होता क्या है सेल्यूलर लेवल पे। तो 3 मेजर तरीके हैं जिसमें जो है सेल्स पायरुविक एसिड को हैंडल करते हैं ग्लाइकोलिसिस में जो प्रोड्यूस होता है। एक तो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो हम लोगों में भी होता है मसल्स में, या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो ईस्ट में होता है, और एरोबिक रिस्पायरेशन जो सारे ऑर्गेनिज्म से होता है जो भी ऑक्सीजन यूज करते हैं। फर्मेंटेशन जो होता है वो एनारोबिक कंडीशंस में होता है, यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। बहुत सारे प्रोकैरियोट्स और यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स, यानी एक सेल वाले, एक कोशिकीय यूकैरियोट्स में। कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो होता है ग्लूकोज का CO2 और H2O में, हाउएवर उसमें क्या होता है, आगे की चीजें होती हैं, क्रेब्स साइकिल और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो इसमें देखो, अब हम लोग पहले कर लो फिर बाद में दिखाते हैं। फर्मेंटेशन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। फर्मेंटेशन जो होता है ईस्ट में, उसका मतलब ये होता है कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता तो हमको CO2 और H2O मिलता। इनकम्प्लीट में क्या हुआ, ग्लूकोज से मिला पायरुविक एसिड। तो ग्लूकोज के इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन को हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। जैसे ईस्ट की अगर हम बात करें तो पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है CO2 और इथेनॉल में अल्टीमेटली, जो उसके एंड प्रोडक्ट। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं नोट डाउन कर लो कि फर्मेंटेशन के एंड प्रोडक्ट क्या है। CO2 और इथेनॉल, किसमें? इथेनॉलिक फर्मेंटेशन में। तो एंजाइम्स कौन कौन सी यूज होती है यहाँ पे? पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज। डिकार्बोक्सिलेज का मतलब हुआ डिकार्बोक्सिलेशन कराती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कराती है। और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, डिहाइड्रोजनेज का फिर से मतलब बता देते हैं, डिहाइड्रोजनेशन करती है, NADH यूज होता है। कैटेलाइज दीज रिएक्शंस। दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं, वो क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड से प्रोड्यूस करते हैं लैक्टिक एसिड।
तो स्टेप्स जो है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। एनिमल सेल में, हमारे मसल्स में भी होता है, बताया था आपको एक्सरसाइज के दौरान, जब ऑक्सीजन इनएडिक्वेट होती है, मतलब हम एनारोबिक रिस्पायरेशन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक से नहीं होती है जब ऑक्सीजन, और सेलुलर रिस्पायरेशन हमको वो एनर्जी सप्लाई करता है, और वो एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ये है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, फिर से समझा देते हैं, रिवाइज कराते हैं आपको। फर्मेंटेशन दो तरह का है, एक हो गया अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरा हुआ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन हमेशा ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर एंड प्रोडक्ट क्या बनेंगे, CO2 CO2 और अल्कोहल बनेगा, ये ईस्ट करवाता है। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड होगा, ये हम लोगों के अंदर के मसल्स में होता है, और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में होता है। इतना समझ में आया। दोनों ही स्टेप्स में रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे यूज होता है NADH+, जो कि रीऑक्सीडाइज हो जाता है NAD+ में, दोनों ही प्रोसेस में। एक्चुअली देखो क्या होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा सा ध्यान देके समझने की ज़रूरत है कि ये जो ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ी, इस ग्लाइकोलिसिस में सारे रिएक्शंस क्या हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शन है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, कोई हाइड्रोजन दे रहा है, कोई ले रहा है, ठीक है ना। एक दे रहा है तो ऊपर वाला ऑक्सीडेशन हो रहा है, नीचे वाला ले रहा है तो उसका रिडक्शन हो रहा है, फिर अगले स्टेप में जिसका ऑक्सीडेशन हुआ था फिर उसका रिडक्शन हो रहा है, फिर रिडक्शन जिसका हुआ था उसका ऑक्सीडेशन, मतलब ये साइकिल जो है फर्स्ट पार्ट से लेकर के ग्लाइकोलिसिस के लास्ट स्टेप तक चलती रहती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो उसमें कई बार क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह रिलीज हुए हैं या हाइड्रोजन एटम्स रिलीज हुए हैं, उसको टेकअप करने के लिए कुछ रिड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, जो मेनली दो हैं, NAD और FAD। तो जब NAD ले लेता है इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन तो बन जाता है NADH+, और FAD ले लेता है तो FADH2। अभी तो FAD का नाम नहीं आया तो आप कंफ्यूज मत होइए, आगे आएगा। तो NADH+ जो है अपना इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। अब आप इमेजिन करो कि ग्लाइकोलिसिस लगातार चल रही है, लगातार चलने पे क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और NADH ले लिया तो NAD+ कन्वर्ट होता चला जा रहा है NADH+ में। तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब सारा NAD+ सेल का खत्म हो जाएगा, फिर ग्लाइकोलिसिस अपने आप हॉल्ट हो जाएगी। उस केस में जितनी तेजी से NADH बन रहा है उतनी तेजी से वो खाली होना चाहिए और वापस से NAD+ बनाना चाहिए। बात समझ आ रही है? इसको लिख करके चलो, अच्छा ऐसे पहले समझो। मतलब NAD जो है इलेक्ट्रॉन्स वगैरह लेके NADH बना रहा है, तो अगर NADH लगातार बनता रहेगा तो NAD सारा खत्म हो जाएगा। पर हमें तो NAD चाहिए, क्योंकि अगर हम ग्लाइकोलिसिस को जारी रखना चाहते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन कैरियर तो चाहिए ना NAD के फॉर्म में। तो वो NADH करता क्या है, वो NADH जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अपने इलेक्ट्रॉन्स वेरियस इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को फाइनली टू ऑक्सीजन को डोनेट करता है, जिससे वो NAD+ में बदल जाए, और वो NAD वापस जो है कहाँ चला है, ग्लाइकोलिसिस में चला है। ये बात हो रही है एरोबिक रिस्पायरेशन की। पर वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ऑक्सीजन का यूसेज नहीं है, जो एनारोबिक रिस्पायरेशन पे रिलाय करते हैं, वो क्या करेंगे, तो वो करते हैं फर्मेंटेशन। क्यों? क्योंकि उनको भी अपना NAD फ्री करना है। अगर ग्लाइकोलिसिस लगातार हो रही है तो सारा NAD खत्म हो जा रहा है, NADH में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब वो NADH जब अपने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हटाएगा तब तो वो NAD+ में कन्वर्ट होगा। तो वो हटाता कैसे है, वो हटाता ऐसे है कि वो फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन में जैसे कि ग्लूकोज से कन्वर्ट हुआ था पूरा मतलब पायरुविक एसिड बना था, तो ये पायरुविक एसिड, जैसे अगर हम बात करें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की, तो पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हुआ, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। तो जब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो क्या किया, वो जो NADH था उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, ऑक्सीडेशन हुआ, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए और क्या किया, NAD+ बनाया। उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स पायरुविक एसिड को दिए, पायरुविक एसिड को दिए तो उसने क्या बनाया, लैक्टिक एसिड बनाया। और जब लैक्टिक एसिड बना तो ये NADH+ जो है एक तरीके से कन्वर्ट हो गया NAD+ में, फिर वो NAD+ कहाँ चला गया, ग्लाइकोलिसिस में। तो ये बात समझ में आई, कंफ्यूज मत हो। एरोबिक रिस्पायरेशन में NADH जो बना था वो अपना खाली करने के लिए जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन खाली हो जाता है और वापस NAD+ ग्लाइकोलिसिस कराने के लिए चलाता है। एनारोबिक रिस्पायरेशन में चाहे वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, चाहे वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, तो वो जो फाइनल स्टेप होता है जिसमें पायरुविक एसिड लैक्टेट में कन्वर्ट होता है या पायरुविक एसिड अल्कोहल या कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, उस स्टेप में NADH+
ऑक्सीडाइज होता है और Na++ बनाता है। ऑक्सीडाइज होता है मतलब खाली हो जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है अपने सबस्ट्रेट को, खाली हो जाता है और Na+ चला जाता है कहाँ, ग्लाइकोलिसिस में, जिससे कि वो स्टॉप ना हो। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई हुई, ये बातें यहाँ दी नहीं है लेकिन आपको जाननी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत बार सवाल उठते हैं कि इतना नाटक क्यों है, इतने सारे रिएक्शंस क्यों होते हैं, सिंपल सा बात क्यों नहीं होती है। पर हर एक रिएक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलेवेंस होता है, बिना रेलेवेंस के कोई रिएक्शन बॉडी में नहीं यूज़ होता है। इतनी सारी ATPs बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, एनाबॉलिज्म हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो हर एक का अपना एक रेलेवेंस होता है। चलो आगे पढ़ते हैं। तो दोनों ही लैक्टिक एसिड और अल्कोहल फर्मेंटेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती, वही 2 मॉलिक्यूल्स ATP। ये सेकेंड वाला रिएक्शन तो सिर्फ इसलिए यूज होता है क्योंकि NADH+ को कन्वर्ट करना होता है NAD+ के फॉर्म में, जिससे कि वो ग्लाइकोलिसिस चले, तो वहाँ एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। तो अब क्या है, बहुत कम रिलीज होती है, मतलब less than 7% ऑफ द एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज्ड एंड नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ ATP। बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 7% से भी कम एनर्जी होती है, एंड नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड्स, और सारी एनर्जी ATP के रूप में ट्रैप भी नहीं होती है, ये भी खासियत है। और प्रोसेसेस बहुत ही हजार्डस होते हैं, मतलब एसिड या अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा एसिड बन जाएगा तो वो भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल बन रहा है ना, और ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन भी दिक्कत हो जाती है। हमारे में भी यही होता है कि हम एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं तो बहुत जल्दी हमारा पैर वैर दर्द होने लगता है, बहुत टाइम तक दर्द होने लगता है। तो क्या होता है कि लैक्टिक एसिड जो है हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट करने लगता है, क्योंकि उस वक्त हम इतनी तेजी से ऑक्सीजन ले नहीं पाते हैं और बॉडी स्विच ओवर कर जाती है एनारोबिक रिस्पायरेशन पे। तो उस केस में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन जब क्लियर ऑफ नहीं करती है तो बहुत सारा लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर जमा हो जाता है और वो हमको प्रॉब्लम देता है, दर्द हो जाता है एकदम से, सर में दर्द, पैरों में दर्द, क्रैम्प्स होने लगते हैं, तो पॉइजनस हो जाता है। और बहुत एक लेवल के बाद ऐसा होता है कि अगर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया और आपने उसको क्लियर ऑफ नहीं किया, ऑक्सीजन नहीं मिली, तो डेथ भी हो सकती है। तो ईस्ट पॉइजन देमसेल्व्स टू डेथ व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेज अबाउट 13%। देखो वही बात है कि 13% का कॉन्सेंट्रेशन अगर पहुंच गया अल्कोहल का ईस्ट में, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दौरान, तो ईस्ट सेल्स खत्म होने लगेंगे। तो व्हाट देन वुड बी द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन बेवरेजेस दैट आर नेचुरली फर्मेंटेशन? ऑब्वियसली इससे कम होगा तो नहीं होगा, अपने आप चलता रहेगा प्रोसेस। तो अल्कोहलिक बेवरेजेस जो अल्कोहल कंटेंट ग्रेटर देन दिस कंसेंट्रेशन कैसे ऑब्टेन होती है, तो वो फर्मेंटेशन वगैरह का टॉपिक और है बायोटेक्नोलॉजी में, उसको कभी हम लोग टेकअप करेंगे। तो किस प्रोसेस से ऑर्गेनिज्म जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन कैरी आउट करते हैं ग्लूकोज का, और एनर्जी स्टोर कर, मतलब जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको रिलीज की जाती है, लार्ज नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस कैसे होते हैं, वो होता है एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन में, जो थोड़ा थोड़ा हमने आपको बता दिया था कि कितनी सारी जो NADH बने उसने वहाँ गया तो कैसे ATP बना, लगभग 38 to 40 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP उस प्रोसेस में रिलीज होते हैं। तो एक तरीके से ये आप कह सकते हो कि इन यूकैरियोट्स ये स्टेप्स जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, और इसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है सबस्ट्रेट में, जो तरीके से बॉन्ड्स में सेव होती है। इसका रेस्पिरेशन जो होता है मोस्ट कॉमन इन हायर ऑर्गेनिजम्स है। हम लोग इसको आगे के चैप्टर में मतलब देखेंगे, और आज टॉपिक इतना ही काफ़ी है, काफ़ी सारा हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एरोबिक रेस्पिरेशन और ये हम लोग ट्राइग्लिसराइड एसिड और ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट का के लिए भी, आपके स्कूल के लिए भी, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस आनी ही आनी है, ये लिख लो, इसलिए सारे स्टेप्स ग्लाइकोलिसिस के याद कर लो, एंजाइम्स के साथ कहाँ क्या बन रहा है फिर से बता रहे, याद कर लो। और उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सोचते हैं इसका ओवरव्यू आपको दे देते हैं, और क्रेब्स साइकिल फिर हम लोग उसको बाद में कंटिन्यू करते हैं, एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के होने के लिए जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, फाइनल प्रोडक्ट जो ग्लाइकोलिसिस का होता है पायरुवेट, वो कहाँ ट्रांसफर होना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ बना था, साइटोप्लाज्म में, तो उसको बाकी के स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है। तो सबसे पहले तो पायरुवेट को ट्रांसफर होना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्रूशियल इवेंट्स जो है एरोबिक रेस्पिरेशन के क्या हैं, पहले तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है पायरुवेट का, स्टेप वाइज रिमूवल से सारे हाइड्रोजन एटम्स रिमूव होते हैं। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है पायरुवेट का, स्टेप वाइज रिमूवल होते हैं सारे हाइड्रोजन एटम्स के, 3 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड का पीछे रह जाता है।
और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पास ऑन करते हैं इलेक्ट्रॉन चेन में, जो हमने आपको बताया था, फाइनली ऑक्सीजन में जाते हैं और इससे जो है एटीपी की जनरेशन होती है। तो जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये है कि पहला प्रोसेस जो होता है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। उसके पास मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया को, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, और अंदर का जो पार्ट है वो मैट्रिक्स कहलाती है। तो पहला प्रोसेस जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, जबकि दूसरा प्रोसेस जो होता है वो इनर मेम्ब्रेन में होता है। तो ये भी बहुत क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है। तो पायरुवेट जो बना वो कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा। तो पायरुवेट जो हम लोगों ने ग्लाइकोलाइटिक कैटाबॉलिज्म में देखा कार्बोहाइड्रेट्स का, वो साइटोप्लाज्म में बना था और उसके बाद फिर वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करता है। और उसके बाद उसका क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन की मदद से वो टूटता है किसमें, वो कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। साथ में और भी चीज़ें बनती हैं जो अभी हम लोग देखेंगे। और इसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन, क्योंकि ये जोड़ता है किसको, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को जोड़ता है, इसीलिए इसको लिंक रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन जो कैटालाइज होते हैं, और ये एंजाइम कौन सी होती है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स होती है, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इसमें नहीं मेंशन है लेकिन आपको बता दे रहे हैं, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि खुद 3 एंजाइम से बनी होती है, E1 E2 E3। तीनों एंजाइम्स का अलग अलग रोल है, इतना डिटेल में आपको रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ये। तो बहुत सी कोएंजाइम्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। NAD है, कोएंजाइम A है, ये सारी कोएंजाइम्स हैं जो विटामिन का ही एक हिस्सा होते हैं। तो ये रिएक्शन आपकी बुक में, आप लोग अपनी बुक में देखो, पायरुविक एसिड जो बना था वो सबसे पहले रिएक्ट करता है कोएंजाइम A से और NAD+ से, और मैग्नीशियम आयंस के प्रेजेंस में पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम A में, कार्बन डाइऑक्साइड में, NADH और H+ में। तो इस प्रोसेस में फिर से पूछा जाता है कि इसमें क्या क्या बनता है। तो इस प्रोसेस में 2 मॉलिक्यूल NADH के बने। क्यों, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल थे पायरुविक एसिड के ना, तो 1 से 1 तो 2 से 2। और क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम A बना, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना। एसिटाइल कोएंजाइम में जैसे बनती है वैसे वो एंटर कर जाती है नेक्स्ट पार्ट में, जिसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और जिसको खोजा था हैंस क्रेब ने। और उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट है क्रेब्स साइकिल का, ये हम लोग कल टेकअप करेंगे। थक गए भाई बोलते बोलते। और मेरे ख्याल से आपको चैप्टर समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा हमको भी बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। कुछ क्वेश्चंस वगैरह पोस्ट कर रहे हैं, उसको आंसर करो। कम्युनिटी पोस्ट पे कल डाला था हमने, परसों डाला था शायद, कल तो नहीं कर पाए थे। ब्रीदिंग के ऊपर हमने डाल रहे हैं क्वेश्चंस, क्योंकि ब्रीदिंग हमने कंप्लीट कराया, तो हम चाह रहे हैं कि ब्रीदिंग के जरा क्वेश्चन तुम लोग करके हमको बताओ, कितने बच्चे सही कर रहे हैं, कितने गलत कर रहे हैं, और गलत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। और खास बात यह है कि उसमें हमने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि सही आंसर क्यों है। तो जरा आप लोग एफर्ट करो, थोड़ा सा करो तो अच्छा लगेगा हमको भी, और आपके लिए भी प्रैक्टिस होती रहेगी कि एक चैप्टर एटलीस्ट आपका प्रिपेयर हो जाएगा। So with this note, I end this chapter, not end, in fact, this lecture is ended. और we'll meet tomorrow again with tricarboxylic acid cycle. आप लोग पढ़ो, खूब पढ़ाई करो, नाम रोशन करना है ना सब पेरेंट्स का, अपना भी। चलो, ऑल द बेस्ट।